एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः स्वागत है। आज हम एक नए एपिसोड जो क्वांटम मैकेनिक्स का है, पार्ट नंबर 19 एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं और 20वां एपिसोड अपन लेकर आए क्वांटम मैकेनिक्स का, जो बीएससी थर्ड ईयर एंड आपके बीएससी बीएड थर्ड ईयर में चलता है। या मैं भी यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो एमडीएस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। ये क्वांटम मैकेनिक्स आपके ऑल ओवर पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, आप चाहे विदेश में भी हो चाहे इंडिया में भी हो, सारी जगह क्वांटम मैकेनिक्स चलती है। लेकिन फ़र्क इतना सा है कि पार्ट इसका अलग अलग होता है। जैसे आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की बात करें तो वहाँ ये सेकेंड ईयर में चलती है, ऐसे अलग अलग रूप में चलती है। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जो इस क्वांटम मैकेनिक्स का मेन रोल है, जो मेन कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा डिपेंड ये करता है, वो श्रोडिंजर समीकरण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आपका। और इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था इसके 19 वाले एपिसोड में, वो अपन ने देखा था कि वेव पैकेट्स क्या होते हैं और ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी क्या होती है, दोनों के बारे में पढ़ा था। वीजी एंड वीपी जो मैंने आपको बताया था। वीजी ग्रुप वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डी ओमेगा अपॉन डी के, और फेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन के। अभी अपने को एक न्यूमेरिकल सोल्व करना है, लेकिन पहले मैं आपको श्रोडिंजर समीकरण बता देता हूँ, फिर उसके बाद अपन ये चीज़ सोल्व करेंगे। सबसे पहले श्रोडिंजर ने वो समीकरण बनाई, फिर उसके बाद डायरेक्ट अपन पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। श्रोडिंगर समीकरण ने इस समीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ी और ये कैसे बने, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कि एक ऐसी समीकरण जो किस किस पर डिपेंड करती है, किस किस पर नहीं डिपेंड करती, उसके अनुसार अपने पास समीकरण आएगी, फिर अपन इसका आगे मान निकालेंगे। चलो आइए, टॉपिक है अपना श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंजर समीकरण, ठीक है, इंग्लिश हिंदी में लिखेंगे अपन श्रोडिंजर समीकरण। सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि श्रोडिंगर समीकरण का यहाँ पर रोल क्या रहा, क्यों इसको यहाँ पर लाया गया, फिर उसके बाद ये कैसे समीकरण बनी। एक बार अपने पास समीकरण बन ली फिर अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अपन इसमें लिखेंगे कि सन 1926 में एक वैज्ञानिक था, सन 1926 में, कौन से सन में, 1926 में। सन 1926 में वैज्ञानिक श्रोडिंजर ने सन 1926 में वैज्ञानिक श्रोडिंजर ने एक कण की गतिक अवस्था से संबंधित, एक कण की गतिक अवस्था से संबंधित सन 1926 में वैज्ञानिक श्रोडिंजर ने एक कण की गतिक अवस्था से संबंधित एक तरंग फलन, एक वेव फंक्शन, एक तरंग फलन साई एक्स वाई जेड टी, एक तरंग फलन साई को ज्ञात करने के लिए एक तरंग फलन साई एक्स जेड टी को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तावित की, एक समीकरण प्रस्तावित की जिसे श्रोडिंजर समीकरण कहते हैं। जिसे कौन सी समीकरण बोलते हैं अपन, श्रोडिंजर समीकरण, जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ठीक है, इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान रखिएगा। श्रोडिंगर समीकरण क्या हुआ, आइए कि 1926 में वैज्ञानिक हुआ था श्रोडिंगर, उसने कण की गतिक अवस्था से संबंधित, जब कोई कण गति करता है तो उसकी वेव फंक्शन तरंग फलन, जिसको अपन कैसे लिखते हैं, साई, और अंदर अपन क्या बताते हैं, एक्स वाई जेड टी, समय के सापेक्ष उसकी स्थिति एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है या जेड हो सकती है। यहाँ पर ये पूरा आ गया। अगर आपका कण तीनों निर्देशांक में गणना, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं साई आर टी, आर का मतलब भी क्या हो गया, एक्स वाई जेड टी, या पर्टिकुलर कण कोई एक दिशा में गतिशील है तो अपन क्या लिखेंगे, साई एक्स टी। ये चीज़ें ध्यान रखना, श्रोडिंगर समीकरण पूरी साई पर डिपेंड करेगी, तरंग फलन पर। तो एक तरंग फलन साई को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तावित की, जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। आइए अपन पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। आगे इसने क्या किया,
बस ये पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको ऐसे लिखना है। आपको अगर क्वेश्चन पूछ लेना, आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे कि 1 डायमेंशियल एंड 3 डायमेंशियल श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, तो अपने को यहीं से ये पूरा सिस्टम करके आपको वो इक्वेशन बतानी है। ठीक है, तो चलो आइए, एक निश्चित संवेग P वाले कण के लिए, संवेग को अपन किसे लिखते हैं, P से। एक निश्चित संवेग P वाले कण के लिए, एक निश्चित संवेग P वाले कण के लिए तरंग फलन साई xt के लिए, साई xt है बने एक स्थिति बता दी यहाँ पर। तो आपको पता k बराबर अपन क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई लेमडा। के बराबर अपन क्या लिखते हैं, 2 पाई बाई लेमडा। ये आपको पता है लेमडा किसके बराबर होता है, h अपॉन पी। तो यहाँ से अपन इसको क्या लिख सकते हैं, k बराबर 2 पाई पी अपॉन एच। क्लियर, k बराबर क्या हो गया आपके पास, 2 पाई पी अपॉन एच। या एक अपने को एक और चीज़ पता है कि h क्रॉस किसके बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई। पता ना अपन h क्रॉस किसके बराबर लिख सकते हैं, h अपॉन 2 पाई से। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो आपका k किसके बराबर हो रहा है, k बराबर हो रहा है अपना p अपॉन एच क्रॉस। k किसके बराबर हो गया यहाँ पर, p अपॉन एच क्रॉस। तो अगर यहाँ पर संवेग निकाले तो संवेग क्या हो गया, h क्रॉस k। ये कोई पर्टिकुलर समीकरण नंबर 1। संवेग और ऊर्जा दोनों से श्रोडिंगर समीकरण बने, कण का संवेग क्या हो रहा है और उसकी ऊर्जा क्या हो रही। तो अपन ने एक देखा कि एक कोई कण जिसका संवेग क्या है, p है, उसके लिए तरंग फलन साई xt के लिए अपन ऐसे बता सकते हैं। ऐसे आपको लिखना पॉइंट टू पॉइंट कि जो k बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा। ये आपको पता है लेमडा डी ब्रोगली वेवलेंथ, h अपॉन क्या होती है, p। यहाँ से अपने पुट किया तो आपके पास k बराबर क्या हो गया, 2 पाई p अपॉन h। अब अपने को पता है h अपॉन 2 पाई किसके बराबर होता है, h क्रॉस के बराबर है। तो k बराबर क्या हो गया आपके पास, p अपॉन h क्रॉस, या देखा जाए तो p बराबर क्या बन गया आपके पास, h क्रॉस k। ओके, श्रोडिंगर समीकरण यहाँ तक h क्रॉस k बन गई। अब अपन एक और मान देखते हैं, इसी में आके ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिखना आपको। संवेग आ गया कण का, और अब अपन देखते हैं उसकी पोजीशन। आगे देखिएगा आप इसी प्रकार, ओमेगा बराबर क्या होता है, तथा ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई म्यू। ये होता है ओमेगा बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, 2 पाई म्यू। या यूं कहे तो आपको पता है E बराबर क्या होता है, E बराबर एच म्यू। यहाँ से अगर मैं म्यू लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, E अपॉन एच। तो आपके पास ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई E अपॉन एच। क्लियर, 2 पाई E अपॉन एच। वापस वही चीज़, एच क्रॉस किसके बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई के। तो यहाँ से ओमेगा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, E अपॉन एच क्रॉस। या देखा जाए तो E किसके बराबर हो गया, h क्रॉस ओमेगा के। दो अपने पास मान आ गए, E किसके बराबर हो गया आपका, h क्रॉस ओमेगा के। तो अब अपन यहाँ से पॉइंट बनाएंगे। आइए पॉइंट टू पॉइंट अपन लिखेंगे कि एक तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर, P संवेग किसके बराबर आया, h क्रॉस के, और एक अपने पास एनर्जी क्या आ गई, h क्रॉस ओमेगा। तो अब अपन यहाँ से पॉइंट बनाएंगे कि अतः प्लस x दिशा में गति कर रहे हैं, प्लस x दिशा में गति कर रहे तरंग फलन के लिए, प्लस x दिशा में गति कर रहे कण के तरंग फलन, प्लस x दिशा में गति कर रहे कण के तरंग फलन साई के लिए एक ऐसी समीकरण की आवश्यकता होती है, साई के लिए एक ऐसी समीकरण की आवश्यकता होती है जो निम्न शर्तों का पालन करे, जो निम्न शर्तों का पालन करे।
ठीक है, नंबर 1। अब अपन यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट बनाएंगे। श्रोडिंगर ने जैसे जैसे बताया श्रोडिंगर ने, अपन वैसे वैसे ही करते जा रहे हैं। सबसे पहले उसने क्या बताया कि सन 1926 में उसने कण की गतिक अवस्था के संबंधित एक तरंग फलन साई एक्स वाई जेड टी को ज्ञात करने के लिए एक समीकरण प्रस्तावित की, जिसे अपन क्या बोलते हैं, श्रोडिंगर समीकरण बोलते हैं। ठीक है, फिर अपन ने देखा अगर कोई कण गति करेगा तो उसका संवेग पी बराबर क्या है, एच क्रॉस के। कैसे क्या सोल्यूशन है आपके पास, और ई बराबर क्या है, एच क्रॉस ओमेगा। ये अपने पास संवेग और कण की ऊर्जा आ गई। तो उसने फिर बताया कि जब x दिशा में गति करे कोई कण है, उसके लिए तरंग फलन साई के लिए एक ऐसी समीकरण की आवश्यकता है जो निम्न शर्तों का पालन करे। कौन कौन सी शर्त पालन करेगी? नंबर 1, यह रेखिक होनी चाहिए, ये है रेखिक होनी चाहिए, लीनियर है ना, ये है रेखिक होनी चाहिए ताकि इससे ये कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर लीनियर होनी चाहिए ताकि इससे प्राप्त हल अध्यारोपित किए जा सके, ताकि इससे प्राप्त हल अध्यारोपित, ये रेखिक होनी चाहिए ताकि यहाँ पर ये ना काम आएगा, ताकि इससे प्राप्त हल अध्यारोपित किए जा सके। पहला पॉइंट ये हो गया आपका, इससे प्राप्त हल को अपन क्या कर सकते हैं, अध्यारोपित कर सकते हैं। दूसरा, तरंग समीकरण के गुणांकों में केवल तरंग समीकरण के गुणांकों में केवल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से अपने पास समीकरण बनेगी। तरंग समीकरण के गुणांकों में केवल एच क्रॉस कण का द्रव्यमान m व आवेश q होना चाहिए, व आवेश q होना चाहिए। ध्यान रखिए, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि जो तरंग समीकरण बनेगी, जैसे सपोज करो साई बराबर कुछ भी बन गया आपके इधर, मैं ये लिख दिया डेल अपॉन डेल एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई, ऐसा अपन ने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब अपने पास ये हो गई कि या तो इधर को या इधर को, कि तरंग समीकरण के गुणांक यहाँ पर जो कोफिशिएंट आएंगे उसमें केवल या तो क्या होना चाहिए, एच क्रॉस होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, कण का द्रव्यमान एम बी होना चाहिए, या कण का द्रव्यमान क्या होना, ये आवेश क्यू। ये तीनों चीजें ऊपर नीचे हो सकती, अपोजिट में हो सकती, मान ऊपर हो सकता है या मान आपका क्या हो सकता है, नीचे हो सकता है, बट कुल मिलाकर ये होना चाहिए, तब जाकर आपकी समीकरण फिक्स थी। तीसरा पॉइंट उसने एक और बताया, वो क्या बताया कि क्या नहीं होना चाहिए। तो थर्ड पॉइंट था उसका कि लेकिन कण के गतिक चर जैसे संवेग, ये होता है ना, कण के गतिक चर जैसे संवेग, ऊर्जा, ये सारे नहीं होने चाहिए। इक्वेशन में क्या क्या होना चाहिए, इक्वेशन में होना चाहिए एच क्रॉस कण का द्रव्यमान m और आवेश q होना चाहिए, और कण के गतिक चर जैसे संवेग, ठीक है, तरंग संचरण नियतांक जिसको अपन लिखते हैं k से, k, ये सारे नहीं होने चाहिए। तरंग संचरण नियतांक हो गया आपके पास k, संवेग हो गया p, ऊर्जा हो गई, एनर्जी हो गई E, तथा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कोणीय आवर्ती ओमेगा, तथा कोणीय आवर्ती ओमेगा आदि गुणांक नहीं होने चाहिए, आदि गुणांक नहीं होने चाहिए। अब देखिए आप ध्यान से इन तीनों पॉइंट को, मेन जो दोनों हैं कि इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए। ठीक है, ये अपने को जनरली पता रखना है, लेकिन ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जब भी आपकी तरंग समीकरण बनेगी साई से रिलेटेड, साई को उसने तरंग फलन को समझाने के लिए एक समीकरण दी, उसमें क्या होना चाहिए, गुणांकों में केवल एच क्रॉस कण का द्रव्यमान m व आवेश q, ये तीनों होने चाहिए, तो ये आपकी समीकरण सही होगी। श्रोडिंगर ने ये बताया। अगर उसमें कण के चर जैसे संवेग आ जाए, तरंग संचरण नियतांक k हो, या ऊर्जा E हो, तथा कोणीय आवर्ती ओमेगा हो, ये गुणांक हो गए, तो आपकी समीकरण नहीं मानी जाएगी। अब आगे आइए, देखो पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे अपन। श्रोडिंगर समीकरण क्या था, फिर उसने ये मान निकाले, फिर उसके बाद ये पॉइंट दिए। अब आइए आगे अपन क्या बताते हैं, इसमें आगे हो जाएगा अपने पास
ओके, अब अपन लिखेंगे आगे। अतः हमें दो मान ध्यान रखना, ई बराबर क्या है आपके पास एच क्रॉस ओमेगा, एक तो आपके पास ई बराबर एच क्रॉस ओमेगा और एक आपके पास संवेग आया पी बराबर एच क्रॉस के, ये आगे मान काम आएंगे। तो अतः हमें ऐसी अवकल समीकरण की आवश्यकता होती है, हमें ऐसी अवकल समीकरण की आवश्यकता होती हैं। एक कोई अपन अवकल समीकरण लेंगे यहाँ पर मानकर, हमें ऐसी अवकल समीकरण की आवश्यकता होती है जिसमें उपरोक्त गुण हो, जिसमें उपरोक्त गुण हो। उपरोक्त गुण होने का मतलब जिसमें एच क्रॉस कण का द्रव्यमान m आवेश q होना चाहिए, नॉट एनर्जी फ्रीक्वेंसी वो आवर्ती और k नहीं होना चाहिए, ये अपन देखते हैं। तो उसने एक यहाँ पर समीकरण मानी, अतः निम्न समीकरण की जांच करते हैं। ऐसा आपको ध्यान रखना, शुरू में ये चीज़ें याद रखनी है अपनी। अतः निम्न समीकरण की जांच करते हैं, निम्न समीकरण की जांच करते हैं क्या वो वास्तव में है या नहीं। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये कोई समीकरण लीजिए। आपको भी ऐसे कैसी करनी है, ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पर ये गुणांक ये हो गया गामा, मतलब गामा इस समीकरण का गुणांक है जो किस पर निर्भर करेगा, एच क्रॉस क्यू और एम। तो एक समीकरण ली, देखो ये याद रखनी अपने को, समीकरण आपको एक बार याद कर लेना कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर, स्थिति और समय के सापेक्ष। एक ही स्थिति लेकर चल रहे अपन, इधर तो एक्स हो गया, इधर क्या हो गया आपका समय। तो जहाँ गामा एक नियतांक है वही चीज़ देखो, जहाँ गामा एक नियतांक, जहाँ गामा एक नियतांक है जिसका मान, जहाँ गामा एक नियतांक है जिसका मान एच क्रॉस क्यू व कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है, कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। ठीक है, गामा एक कांस्टेंट इसी पर निर्भर करेगा, यही गुणांक है। तो अब अपन इसका मान निकालते हैं गामा के लिए। चलो आइए, गामा के लिए, गामा के लिए अपन ने माना कि गामा जो है वो ओमेगा स्क्वायर अपॉन के बराबर है। गामा किसके बराबर मान लिया अपन ने, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन का मान लिया अपन ने के स्क्वायर। अब अपने को सभी का मान पता है, सभी का मान कैसे पता है कि यहाँ से देखिएगा आप, ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास, ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर आपके पास ये होगा ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, अपॉन के स्क्वायर। के स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। तो आपका मान उल्टा कर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। कहाँ से लिखा है, ये लिखा हुआ दोनों के मान आपको पता है। ई बराबर क्या था, एच क्रॉस ओमेगा, और पी बराबर क्या था, एच क्रॉस के। तो यहीं से मैंने ये मान निकाला, अपने पास ये स्टेप बनी। और अब अपन इसको सोल्व करते तो अपने पास क्या हो जाएगा कि गामा बराबर इस, ये पूरा कट गया मान, ई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, ये आ गया। अब अपने को पता है पी का मान वापस चेंज होता है कि आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बराबर 2me। पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2me। यहाँ से अगर मैं ई निकालूँ तो ई बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ई किसके बराबर हो जाता है अपने पास, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो अगर अपन ये मान पुट करते हैं तो आपके पास क्या समीकरण बनेगी कि गामा बराबर ई स्क्वायर की जगह हो गया पी स्क्वायर, पी की पावर 4 हो जाएगा, ई स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, पी की पावर 4 अपॉन नीचे क्या लिखेंगे अपन 4m स्क्वायर। इज इट क्लियर, 4m स्क्वायर इंटू क्या चल रहा है आपका पी स्क्वायर। तो अगर अपन गामा की वैल्यू देखते हैं तो गामा किसके बराबर हो गया, गामा हो गया आपका पी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर। गामा का मान कितना आ जाता है आपके पास, पी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर, ये चीज़ आ जाती। लेकिन इस गुणांक को अपन यहाँ सेट करते हैं, इस गुणांक को अपन यहाँ सेट करते हैं तो अपन ने देखा कि श्रोडिंगर ने क्या बताया कि वो गुणांक केवल m, q और h क्रॉस होना चाहिए। यहाँ पर m तो आ रहा है बट साथ में संवेग भी आ रहा है, इसका मतलब जो अपन ने माना वो समीकरण नहीं है। तो चूंकि यहाँ पर तरंग समीकरण का गुणांक, चूंकि यहाँ पर तरंग समीकरण का गुणांक गामा
तरंग समीकरण का गुणांक गामा किस पर निर्भर कर रहा है? कण के संवेग p पर निर्भर करता है। कण के संवेग p पर निर्भर करता है। जो गुणांक है वो कण के संवेग किस पर निर्भर कर रहा है? p पर निर्भर करता है। तो अतः समीकरण 1 तरंग फलन की श्रोडिंगर समीकरण नहीं हो सकती। अतः समीकरण 1 तरंग फलन की श्रोडिंगर समीकरण नहीं हो सकती। अब यहां से अपन वापस चेंज करेंगे, श्रोडिंगर समीकरण नहीं हो सकती। ठीक है, चलो आइए एक बार इसको आप वापस शॉर्ट में एक्सप्लेन कर लीजिए कि अपन ने ये चीज़ देखी कि श्रोडिंगर समीकरण के बारे में अपन देख रहे हैं। और श्रोडिंगर समीकरण में अपन ने ये देखा कि स्टार्टिंग में वैज्ञानिक था, उसने 1926 के अंदर अपनी एक तरंग फलन साई के लिए एक समीकरण प्रस्तावित की जिसे श्रोडिंगर समीकरण कहते हैं। ये पूरा सिस्टम है, श्रोडिंगर समीकरण कैसे आई। अब आपका स्टार्ट अब होगा, आपको जो एग्जाम में लिखना पड़ता है ना वो मैं आपको बता दूंगा पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आपको कहाँ से लिखना पड़ता है। तो फिर उसने कुछ वैल्यू निकाली कण के लिए, ई ऊर्जा h क्रॉस ओमेगा है, संवेग क्या हो गया p h क्रॉस के। ये आने के बाद उसने बताया कि अगर कोई कण आपकी x दिशा में गति कर रहा है तो उसके लिए निम्न शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त कि आपकी जो समीकरण कैसी होनी चाहिए, रेखिक होनी चाहिए। सारे लिखा दिए मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट, इसको जस्ट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेखिक होनी चाहिए ताकि इससे प्राप्त हल को क्या हो सके, अध्यारोपित हो सके। फिर उसके बाद अपने दूसरी शर्त देखी कि इसमें जो गुणांक है वो गुणांक h क्रॉस m व q पर निर्भर करना चाहिए। किस किस पर निर्भर करना चाहिए? h क्रॉस m व q पर ये निर्भर होनी चाहिए। तीसरा है कि कण के संवेग p, कोणीय आवर्ती ओमेगा, तरंग संचरण नियतांक k और ऊर्जा E इन पर निर्भर नहीं करना चाहिए। अगर इन पर निर्भर करेगा तो वो श्रोडिंगर समीकरण नहीं है। ये चीज़ देखी। फिर उसने बताया कि अतः हमें ऐसी अवकल समीकरण की आवश्यकता होती है जिसमें उपरोक्त गुण हो। उपरोक्त गुण का मतलब तीनों गुण उसके अंदर होने चाहिए। तो फिर उसने एक समीकरण ली, अतः निम्न समीकरण की जांच करते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर बराबर गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर, ये लिखा। तो यहाँ पर गामा ही वही नियतांक है। गामा एक नियतांक है जिसका मान h क्रॉस q है, कण के द्रव्यमान m पर निर्भर करता है। ये चीज़ उसने देखी, ये होना चाहिए। फिर उसने माना गामा इन दोनों के बराबर हो सकता है। जो नियतांक आया कोणीय आवर्ती और तरंग संचरण नियतांक, उसी पर डिपेंड करेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। ये रहा इनका मान, यहाँ से अपन निकाला, ये पुट किया और ये सोल्व किया। ई का मान यहाँ से अपन ने वापस चेंज किया तो अपने पास ई तो हट गया लेकिन संवेग नहीं हट पाया। यहाँ पर ई तो अपन ने हटा लिया लेकिन यहाँ पर द्रव्यमान है लेकिन संवेग हो गया। कुछ भी एक गुणांक आती समीकरण नहीं बन पाएगी। तो यहाँ पर तरंग समीकरण का गुणांक गामा कण के संवेग p पर निर्भर करता है। अतः समीकरण 1 तरंग फलन की श्रोडिंगर समीकरण नहीं हो सकती। अब अपन इसमें चेंज करेंगे। अब आपको एग्जाम में कहाँ से लिखना पड़ता है? आपको 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण और 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण पूछते हैं, आपको यहीं से करना पड़ता है। लेकिन आई कैसे? आप डायरेक्ट भी पर नहीं लिख सकते इस प्रकार उसने कोई समीकरण प्रस्तावित की। तो आइए इसी के अंदर आगे वाला पार्ट है आपका 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण। यहाँ से उसने बताया अब अपन पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल एक विमा है ना, एक वी में श्रोडिंगर समीकरण यानी 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। पूरा निकला ना, आप समझ आना। 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन। अब एक वी में श्रोडिंगर समीकरण आपकी कैसी आएगी? तो अपन लिखेंगे इसमें कि वांछित गुणों वाली या उपरोक्त गुणों वाली जिसमें वो तीनों गुण होने चाहिए। तो उपरोक्त गुणों वाली एक वी में तरंग समीकरण प्राप्त करने के लिए उपरोक्त गुणों वाली एक वी में तरंग समीकरण प्राप्त करने के लिए जिसमें क्या होना चाहिए? उपरोक्त कंडीशन होने चाहिए। तो उपरोक्त गुणों वाली एक वी में तरंग समीकरण प्राप्त करने के लिए तरंग फलन साई एक्स टी की निम्न रूप में कल्पना करते हैं। तरंग फलन साई एक्स टी की
निम्न रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है, साई एक्स टी की निम्न रूप में कल्पना करते हैं। चलो आइए कि उपरोक्त गुणों वाली एक विमीय तरंग समीकरण प्राप्त करने के लिए तरंग फलन जो साई एक्स टी है उसके निम्न रूप की कल्पना करते हैं। अब इसको वापस चेंज किया, इस प्रकार लिखा, डेल साई अपॉन डेल टी बराबर गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। बस ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। समीकरण पहले आई कैसे और उसमें फिर उसने चेंज कैसे किया। तो सबसे पहले अपन ने क्या लिखा था, जब उस चेक करा था तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर, यहाँ इधर था, बराबर गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब अपन एक नई समीकरण बनाई जो वास्तव में इन गुणों की पालना करेगी। उसमें इधर तो ये कह दिया, बस इसको उसने कैसे लिख दिया, डेल साई अपॉन डेल टी। दिमाग में रखना है ना, डेल साई अपॉन डेल टी बराबर गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वही गामा का मान निकालना, यदि गुणांक गामा, यदि गुणांक गामा का एक विशिष्ट मान ले, यदि गुणांक गामा का एक विशिष्ट मान लिया जाए तो एक विशिष्ट मान लेना अपने को, है ना। उसने क्या लिया यहाँ पर, गामा का मान लिया उसने ओमेगा आईटा के स्क्वायर। गामा बराबर ओमेगा आयोटा के स्क्वायर। क्या कर लिया उसने, पहले जो था वो का वही हल्का सा चेंज किया। जैसे यहाँ समीकरण क्या थी, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर था, तो उसको उसने क्या कर दिया, डेल साई अपॉन डेल टी। बाकी पीछे ऐसा कैसे। फिर उसने क्या लिया, यदि गुणांक गामा का एक विशिष्ट मान लिया जाए। पहले अपन ने क्या लिया था, गामा बराबर ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। यहाँ पर उसने ओमेगा ले लिया, यहाँ पर आयोटा और ले लिया, क्योंकि अब समीकरण बनानी जो उन गुणों का पालन करती हो, तो यहाँ पर ओमेगा और आयोटा ले लिया। अब अपने को पता है, सभी के मान पता है कि अपने को पता है कि E बराबर क्या था, H क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, E अपॉन H क्रॉस, ठीक है। और K किसके बराबर था, अपने पास एक संवेग था, P बराबर H क्रॉस K। P बराबर अपने पास क्या आया था, H क्रॉस K। तो यहाँ से अपन K किसके बराबर लिख सकते हैं, K बराबर P अपॉन H क्रॉस। K बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H क्रॉस। अब यही मान अपने को पुट करने, ठीक है, K बराबर P अपॉन H क्रॉस। तो अपने पास गामा क्या आ जाएगा कि गामा बराबर ओमेगा, ओमेगा की जगह में क्या लिखूंगा, E अपॉन H क्रॉस, ठीक है। ओमेगा की जगह क्या होगा, E अपॉन H क्रॉस। आयोटा चल रहा है, उसको ऐसे कैसे चलने देते हैं, अपॉन के स्क्वायर। के स्क्वायर की जगह अपने पास क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर। P स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर। या आप चाहो तो इस मान को ऐसे भी लिख सकते हो कि E अपॉन H क्रॉस आयोटा, जो ऊपर वाला मान है, E आयोटा अपॉन H क्रॉस इंटू, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, H क्रॉस स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। मान चेंज कर दिया, आपका उल्टा हो गया, H क्रॉस स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। अब अपने को पता है P किसके बराबर है, P बराबर होता है 2me, एनर्जी के बराबर होता है P बराबर 2me। तो अपन इस फॉर्मूले को वापस चेंज कर देंगे और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा फाइनली, कि P स्क्वायर है, यहाँ पर नीचे भी K ही मानना पड़ेगा अपने, नॉट ए K स्क्वायर, आयोटा H क्रॉस अपॉन 2m। चलो एक बार सॉल्व तो करते हैं इसको, है ना। H क्रॉस को अपन सॉल्व तो करते हैं। H क्रॉस स्क्वायर से आपका एक H क्रॉस स्क्वायर कट गया और आपके पास इधर मान क्या हो रहा है, मान हो रहा है गामा बराबर E, ठीक है। P स्क्वायर होता है, ध्यान रखना, P स्क्वायर किसके बराबर होता है, 2me के बराबर होता है। P तो होता है आपका अंडर 2me और अपन इसका P स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2me के बराबर। संवेग और गतिज ऊर्जा में रिलेशन होता है, पढ़ रखा है मैंने, आपको 2-3 बार बता चुकी है चीज़। P स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2me। तो अपने पास हो जाएगा, देखो, गामा बराबर E आयोटा H क्रॉस अपॉन नीचे क्या है आपके पास, P स्क्वायर बच गया, या आयोटा H क्रॉस, आयोटा H क्रॉस को आप आगे ले लीजिए, E अपॉन P स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 2me। E से आपका E कट गया तो गामा बराबर क्या हो गया आपके पास, आयोटा H क्रॉस अपॉन 2m। ये आपके पास नया मान आ गया। अब देखिए आपके पास जो नया गुणांक बना वो H क्रॉस और m, आयोटा एक प्रकार का मान होता है ना, काल्पनिक राशि होती है, H क्रॉस अपॉन m, यानी कुल मिलाकर यह आपका एग्जैक्ट मान होगा, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कि यह गुणांक गामा
एच क्रॉस व एम पर निर्भर, ये गुणांक गामा एच क्रॉस व एम पर निर्भर करता है जो कि वांछित समीकरण है, जो अपने को चाहिए, जो कि वांछित समीकरण है। ठीक है, अब अपन देखते हैं। आइए, क्या किया आपको वन डायमेंशनल वाली टॉपिक करना, मैंने आपको पहले भी समझाया। एग्जाम में आपको ये पूछेंगे कि वन डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण क्या होती है, वो आपको निकालनी। तो अपन ने देखा कि उपरोक्त गुण जो उन तीनों गुणों का मान करे वाली एक विमीय तरंग समीकरण प्राप्त करने के लिए तरंग फलन साई एक्स टी, वेव फंक्शन अपन एक्स टी लेकर चलेंगे। अगर यहाँ पर 3 डायमेंशनल हो जाता है तो अपन एक्स वाई जेड तीनों मान देकर चलते हैं। तो तरंग फलन साई एक्स टी की निम्न रूप में कल्पना करते हैं। सबसे पहले अपन ने कोई समीकरण मानी, ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। डेल साई अपॉन डेल टी बराबर गामा डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। पहले जब अपन ने समीकरण मानी ना, उसमें हल्का सा अपन ने चेंज किया, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने माना कि गुणांक गामा का एक विशेष मान लिया जाए। एक ऐसा मान अपन लेंगे कि माना गामा बराबर क्या हो गया, ओमेगा आयोटा अपॉन के स्क्वायर। सारा मान सेम था, बस अपन यहाँ थोड़ा चेंज किया। अब अपने को पता है यहाँ से ओमेगा मान ये रहा, के का मान ये रहा, अपन इसमें पुट किया तो गामा बराबर ई अपॉन एच क्रॉस आयोटा पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। इस मान को अपन ने सही तरीके से देखा तो ई आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और ये मान ऊपर चला गया एच क्रॉस अपॉन पी स्क्वायर। अब अपने को पता पी जो संवेग पी होता है वो होता है √2m_e। अगर आप इसका पी स्क्वायर करोगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2m_e हो जाता है। ठीक है, तो फिर अपन ने इसका मान देखा, तो मान देखने का मतलब आपके पास आया गामा बराबर ई आयोटा एच क्रॉस अपॉन पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर का मान रखा 2m_e, ई से ई कट गया तो अपने पास गामा एक नया मान प्राप्त हो गया आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2। मतलब ये गुणांक जो गामा है वो एच क्रॉस और एम पर निर्भर कर रहा है, जो कि वांछित समीकरण है। बस ऐसे ऐसे पॉइंट बनाना आपको। अब अपन इसकी श्रोडिंगर समीकरण बना लेते हैं। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर कि अतः तरंग फलन साई एक्स टी के लिए, अतः तरंग फलन साई एक्स टी के लिए एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण निम्न होगी। ठीक है, निम्न होगी समीकरण 1 से। इसमें जो अपन ने समीकरण 1 मानी थी वो क्या है आपकी, समीकरण 1 से डेल साई अपॉन डेल टी बराबर गामा, गामा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m। ये अपने पास मान आया हुआ है, आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m डॉट डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। वापस इसको चेंज कर सकते हैं अपन क्या करेंगे, उपरोक्त मान को आयोटा एच क्रॉस स्क्वायर से गुणा करने पर, उपरोक्त मान को आयोटा एच क्रॉस से गुणा करने पर मल्टीप्लाई कीजिए आप इसको। जब आप समीकरण को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास क्या हो जाएगी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर, आप यहाँ पर देखिएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आयोटा एच क्रॉस से, तो आयोटा स्क्वायर मान कितना हो जाता है, -1। तो माइनस हो गया, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। बस यहाँ से अब आपके श्रोडिंगर समीकरण के अलग अलग पार्ट होते जाएंगे। क्या समीकरण आ गया आपके पास कि आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब ये बिल्कुल आपको माइंड में याद रखनी ये वाली समीकरण। अब इससे अपन बहुत सारे पढ़ेंगे, एक विमीय बॉक्स के अंदर, अनंत बॉक्स के अंदर कम से कम आपकी इसकी 15-20 क्लासेस चलेगी श्रोडिंगर समीकरण की, जो हर रूप में अलग अलग पार्ट होती जाएगी। लेकिन शुरुआत इसकी यहीं से होगी। शुरुआत समीकरण क्या होगी आपकी, ए वन डायमेंशनल आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब अपन बताएंगे 3 डायमेंशनल में क्या होगा, मान सारा ये का ही रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। किसी कण की तीनों पोजीशन आ जाएगी, एक्स भी आ जाएगी, वाई भी आ जाएगी और जेड की हो जाएगी। तो मैं आपको उम्मीद करूंगा इसको आप हर एक पॉइंट को अच्छे से देखें। पहले श्रोडिंगर समीकरण कैसे आई उसको देखना, फिर उसके बाद अपने पास 1 डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण आ गई। अब अपन निकालते हैं इसी की 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण। तो अपन लिखेंगे, तो पे क्या हो जाएगा आपका इसी के अंदर बस ऐसे ही लिखना आपको ना, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा हुआ है। 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण निकाले, तो आपका अगला हो जाएगा त्रिविमीय
श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल। इसका मतलब क्या हो गया, 3 डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण। 1 डायमेंशनल में थी, अब अपने को निकालना 3 डायमेंशनल में। तो अपन लिखते हैं कि एक विमीय तरंग फलन के लिए, क्योंकि बड़ा करना पड़ता है, आपको क्वेश्चन बड़ा भी पूछ सकते हैं, तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि जो एक विमीय तरंग फलन होता है ना, एक विमीय तरंग फलन के लिए, एक विमीय तरंग फलन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, जो आपका साई होता x और t वो इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर आयोटा kx माइनस ओमेगा टी, ये होता है। जनरली अपन जानते हैं कि साई एक्स टी क्या होगा, इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर त्रिविमीय फलन हो, तो इसी प्रकार त्रिविमीय तरंग फलन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, त्रिविमीय वेव फंक्शन के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अपन चाहे तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, एक विमीय तरंग जो श्रोडिंगर समीकरण है उसी से अपन त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण बना सकते थे, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या, इस पार्ट को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, नंबर अपने को तभी मिलते हैं। तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि 1 डायमेंशनल के लिए ये हो गई, तो अपन 3 डायमेंशन के लिए इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, साई आर टी इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर आयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे बता सकते हो पोजीशन, ठीक है ना, ऐसे अपन पोजीशन बता सकते हैं, के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब अपन लिखेंगे एक विमीय तरंग समीकरण को, एक विमीय तरंग समीकरण को 3 डायमेंशनल रूप में लिखने पर, एक विमीय तरंग समीकरण को त्रिविमीय रूप में लिखने पर, त्रिविमीय रूप में लिखने पर, पीछे जो है ना अपने पास समीकरण क्या ही थी आपके पास, डेल साई अपॉन डेल टी बराबर गामा, यहाँ पर अपन लिखेंगे डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। इज इट क्लियर। और जहाँ गामा आपके पास कितना आया, अपने पास गामा आया, जहाँ गामा आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ये अपन सोल्व कर चुके हैं भाई, अपने पास गामा का मान ये आया। चलो आइए अपन आगे देखते हैं भाई, गामा अपने पास ये आ चुका है, तो अपन चाहे तो इस समीकरण को वापस चेंज कर सकते हैं, किससे करेंगे, आयोटा एच क्रॉस, समीकरण क्या बन जाएगी अपने पास, डेल साई अपॉन डेल टी बराबर गामा का मान रखा अपन ने आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। उपरोक्त समीकरण को आयोटा एच क्रॉस से गुणा करने पर, उपरोक्त समीकरण को आयोटा एच क्रॉस से गुणा करने पर कीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा आपके पास, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर, इधर आयोटा आयोटा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा अलग अलग अपने पार्ट लिख दिया, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। या आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका मान ऐसा कैसे ही चलेगा, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, और साई को अपन ऐसे बाहर ले लिया। देखिएगा आप ध्यान से, ये आपका इधर जो मान चल रहा है आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, मान क्या चल रहा है आपका, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। साई को अपन बाहर कॉमन ले लिया, या यूं कहे तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ना, ये जगह यहाँ पर आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m
डेल स्क्वायर साई, ये इसको ऑपरेटर के रूप में ले लिया। ये आपकी त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण है। क्या कुछ आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है, एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है, इसको बड़ा करना पड़ता है, तभी जाकर अपन इसको सॉल्व करने पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो इसको बड़ा करने के लिए अपने को ये सारे लॉजिक क्या करने पड़ते हैं, यहाँ पर अपनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो सबसे पहले लेकर अपन वन डायमेंशनल वेव फंक्शन साई एक्स टी इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर आईटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो इसी प्रकार अपन थ्री डायमेंशनल के लिए बता सकते हैं साई आर टी इज प्रोपोर्शनल टू ई की पावर आईटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो एक विमीय तरंग समीकरण को अपन त्रिविमीय रूप में लिखते हैं। आपको पता है डेल साई अपॉन डेल टी बराबर गामा, यहाँ पर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर था, तीनों दिशा में, तो डेल स्क्वायर स्क्वायर प्लस डेल वी स्क्वायर प्लस डेल जेड स्क्वायर। फिर अपने को पता है जहाँ गामा किसके बराबर था, आयोटा एच क्रॉस अपॉन 2m, ये मान अपन ने पुट किया यहाँ पर, ये समीकरण ऐसा आएगी। फिर अपन ने इस समीकरण को किससे मल्टीप्लाई किया, आयोटा एच क्रॉस से, तो इधर हो गया आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी बराबर इधर आयोटा माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और ये मान ऐसा आ गया। फिर अपन ने यहाँ से साई बार कॉमन ले लिया, तो आपको पता है डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वी स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर को अपन क्या बता सकते हैं, संकारक लिख सकते हैं डेल स्क्वायर के रूप में। तो जहाँ डेल स्क्वायर जो वो किसके बराबर है, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये संकारक है। जहाँ डेल स्क्वायर किसके बराबर है, इसी के बराबर है। तो ये समीकरण हो गई आपकी त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण। तो आप लाइन लिखोगे नीचे, उपरोक्त समीकरण त्रिविमीय थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण कहलाती हैं। क्लियर है, आपको ऐसे करना है। तो आज के लिए बस अपन इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, हर एक पॉइंट आपको कंप्लीट कराए हैं। आपका जो क्वेश्चन होगा आज का, आप क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, ऊपर आप लिख लेना। एक क्वेश्चन तो रहेगा आपका वन डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण तथा थ्री डायमेंशनल श्रोडिंगर समीकरण को समझाइए। पूरा बड़ा क्वेश्चन लिखना आपको, वन डायमेंशनल को भी अलग के रूप में और थ्री डायमेंशनल को भी अलग रूप में। और यहाँ आप नीचे एक लाइन लिख देना, ये थ्री डायमेंशनल का, जहाँ ये त्रिविमीय श्रोडिंगर समीकरण को व्यक्त करती है। ठीक है, तो इस क्लास को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि आगे अपने पास क्या सीक्वेंस रूप से चलेंगे। बस श्रोडिंगर समीकरण आई कैसे, उसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखना। सबसे पहले उसकी शर्त, श्रोडिंगर समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस शर्त के अनुसार फिर अपन ने यहाँ पर श्रोडिंगर समीकरण लेके आई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक टॉपिक या हर एक लाइन अच्छे से समझ में आई हो। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।